छत्तीसगढ़ कैसे हो? तो आपने आदर्श उत्तर का सेट एक वीडियो पूरा देख लिए होंगे। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैंने आपसे वादा किया था सुबह, लेकिन दोपहर में मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बना पाया। मैंने लेकिन 3 वीडियोस अपलोड किया था बेटा। तो रात को वीडियो शूट कर रहा हूं, ये 10:30 हो रहा है। तो सेट बी लेकर आया हूं आपके लिए। और ये जो बच्चा आदर्श उत्तर पढ़ चुका है ना, उसके लिए ये वीडियो बहुत खास हो सकता है, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना है, हेडफोन ईयरफोन लगाना है कान में और चुपचाप मोबाइल को देखना है। आप पढ़ चुके हो पूरे चारों सेट को, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। और कहते हैं ना, जो लगातार रिवीजन करता है उसी के एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट आता है। तो रिवीजन इज अ मस्ट है आपके लाइफ में बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट बी में क्या हाल है, सेट बी में किस प्रकार का आपतित गद्यांश आया है। आपने सेट ए को नहीं देखा है तो जाकर एक बार जरूर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि काव्यांश को कैसे लिखते हैं, आपतित गद्यांश को कैसे लिखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने उसको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए सेट बी को स्टार्ट करते हैं। खंड क में आपको पता है एक आपतित गद्यांश आता है और एक काव्यांश आता है। तो भाई आपतित गद्यांश किस प्रकार का है इसको अपन देखते हैं। देखिए कैसा है आपतित गद्यांश, ठीक है, कैसा देखिए, पढ़ते चलो। भाषा का प्रमुख गुण है सृजनशीलता। सबसे पहले आपतित गद्यांश को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको मैं बार बार कहती हूं, सेट ए को अच्छे से जाकर देखिए, क्योंकि आदर्श उत्तर का सेट ए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। उसके बाद आप सेट बी में आइएगा, सेट बी को पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से। आप पहले क्या करिए, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ के आपको आंसर्स देना है। सृजनशीलता, हिंदी में सृजनशीलता का अद्भुत गुण है, अद्भुत क्षमता है, जिससे यह निरंतर प्रवाहमान। और हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसमें समायोजन की पर्याप्त और जादुई शक्ति है। अन्य भाषाओं और संस्कृताओं के शब्दों को हिंदी जिस अधिकार और सहजता से जब्त करती है, उससे हिंदी की संभावनाएं प्रशस्त हो जाती है। पूरा हिंदी के बारे में दिया गया है। क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा, तो क्वेश्चंस किस प्रकार का है देखते हैं। हिंदी की समायोजन शक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है, मतलब लेखक क्या क्या अभिप्राय है। इसको पढ़ने के बाद आंसर्स को सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। मैंने क्या बोला कि आपतित गद्यांश को पढ़ने के बाद उसको 2 बार पढ़िएगा और उसको समझिएगा कि वो गद्यांश में कहना क्या चाहता है अपने को। कवि तो कवि क्या कहना चाहता है भाई, समायोजन शक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो क्या है देखिए, हिंदी के समायोजन शक्ति से लेखक का अभिप्राय है कि हिंदी भाषा अन्य भाषाओं के शब्दों का सहजता से अपने अंदर समा लेती है। ये बहुत सही बात है। हमारा मातृभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी भाई, हिंदी हमारा मातृभाषा हिंदी है। तो ये पूरा जो गद्यांश दिया गया है वो हिंदी के लैंग्वेज से, हिंदी की भाषाओं से रिलेटेड है। तो इसके पूरे गद्यांश पे 1 से 2 बार पढ़िएगा। उसके बाद आप देखिएगा, इस गद्यांश को प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया है। आप आदर्श के सेट बी का प्रैक्टिस कर लीजिएगा गद्यांश को, ठीक है। चलिए तो भाई आगे आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन, मैं बता रहा हूं, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बार बार कह रहा हूं भाई, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए खंड का तो आपको पता ही है, ठीक है, खंड का तो आपको पता है। मैंने क्या बोला, आपतित काव्यांश, आपतित काव्यांश। भाई मैं क्या बोला, प्रश्न नंबर 1 में आएगा आपतित गद्यांश के बारे में आएगा, जो पैराग्राफ से रिलेटेड होता है। और प्रश्न नंबर 2 में आएगा काव्यांश से, आपतित काव्यांश, ठीक है। तो भाई किस प्रकार का आपतित काव्यांश और किस प्रकार का आता है देखते हैं। माना आज मशीनी युग में समय बहुत महंगा है, लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे जो 2 बातें करनी है। बढ़िया इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा। उम्र बहुत बाकी है लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी भी तो है। घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता। सोया है विश्वास जगा लो, हम सबको नदियां रानी है, नदियां तरनी है। तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे 2 बातें करनी है। मन छोटा करने से मोटा काम नहीं छोटा होता है। नहीं कोस पे खुलकर बांटो, कभी नहीं टोटा होता है। आंसू वाला अर्थ ना समझे तो सब ज्ञान व्यर्थ जाएंगे। मत सच का आभास दबा लो, शाश्वत भाग नहीं भरनी है। तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे 2 बातें करनी है, तुमसे 2 बातें करनी है। तो काव्यांश का मतलब कविता है, और उसको पढ़ने के बाद एकदम फील से पढ़ा करो, 1 से 2 बार पढ़ा करो, और कवि का एकदम फीलिंग को समझा करो। आंसर अपने आप लिख दोगे। तो भाई आंसर्स क्या है, आपका आंसर्स है मशीनी युग में समय महंगा होने का क्या तात्पर्य है। भाई सही बात है। आजकल आप देख रहे हो कि मशीनी के जमाने में ना, हमारे पास मोबाइल तो है, हम अपने माता पिता के पास बैठकर बात नहीं करते, हमारे पास मोबाइल है। ये जब से साला मोबाइल आया है ना, तो हमारे रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार आ गई है। आजकल कॉल करके बात भी नहीं करते, मैसेज करते, व्हाट्सएप आ गया मैसेज, हाय कैसे हो, ठीक है,
तो ऐसी हो गई है भाई, बहुत दूरी बन गई है, दूरी दूरी हो गया है, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हो आंसर, देखो भाई, मशीनी युग में समय महंगा होने का अर्थ है औद्योगिकीकरण से उद्योग में कार्य करने वाले लोगों को वक्त के हिसाब से उनका पारिश्रमिक मिलता है, ठीक है। वक्त की कीमत बढ़ गई है, इस युग में व्यक्ति समय के साथ बंध गया है, उसे हर घंटे के हिसाब से मजदूरी मिलती है। हमारी राय में यह बात सही है, हर घंटे के हिसाब से मजदूरी मिलती है, जितनी भी कंपनियां होता है वो घंटे के अकॉर्डिंग उसको मजदूरी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये आप क्वेश्चन देख सकते हो कि मोती का स्वप्न और रोटी का स्वप्न से क्या तात्पर्य है। मोती का स्वप्न का तात्पर्य है वैभव युक्त जीवन, आकांक्षा से है। रोटी का स्वप्न का तात्पर्य है जीवन की मूल जरूरतों को पूरा करने से है। दोनों अमीरी और गरीबी के प्रतीक है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, काव्यांश को पढ़ने के बाद सेम टू सेम कॉपी नहीं करते, उस काव्यांश को समझते हैं। तो कभी भी काव्यांश को 1 से 2 बार पढ़ा करो, तब आप किसी कवि के दिल की बातों को समझ पाओगे और उसके दिमाग में घुस पाओगे, तब वो किस प्रकार का वहां पर अपना भाव प्रतीत कर रहा है, भाव को रख रहा है, उस प्रकार आप लिख सकते हो। एकदम इंटरेस्टिंग है, नहीं बेटा। तो चलिए खंड खा तो आपको पता ही है दोस्त, खंड खा में आदर्श से अगर आपको सेट बी से कोई अगर आपको करना है, सेट बी से अगर आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, सेट बी से अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप इसमें आप वृक्षधरा भूषण कर सकते हो। ये मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपका, ये छत्तीसगढ़ बोर्ड का प्रश्न बैंक में ये क्वेश्चन है, ये मतलब निबंध है। और ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो पर्यावरण प्रदूषण, तो आप नहीं भी करोगे तो लिख सकते हो, इसको कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज नहीं है। सेल्फी का बढ़ता बुखार थोड़ा सा देख सकते हो। तो कुछ ऐसा टॉपिक है और मैंने निबंध के बारे में 6 से 7 निबंध मैंने पढ़ा दिए हैं और प्लेलिस्ट में मैंने निबंध का महत्वपूर्ण टॉपिक भी दे दिया है। तो आप अपने तरफ से इसमें आप एक फोकस कर सकते हो। सेट बी में अगर आप करना चाहते हो तो वृक्ष धरा के भूषण आप कर सकते हो। बहुत बड़ा बोलते हैं ना कि वृक्ष लगाओ धरती बचाओ, बहुत बड़ा चीज है। अभी आपका अभियान भी था कि पेड़ नहीं काटना है करके, तो बढ़िया इसको आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो भाई चलिए खंड ग में चलते हैं। उससे पहले हम कुछ पत्र वगैरह देखिए। यहाँ पर पत्र में क्या है, पत्र में थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये पत्र मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप जाकर देख सकते हो। आदर्श उत्तर के पत्र को मैंने एक्सप्लेन किया है जिसमें मॉडल प्रश्न थे। तो आप मैंने एक्सप्लेन किया है कि आवारा घूमने वाले पशुओं की समस्या की और जनता का संबंधित अधिकारों का ध्यान खींचा गया। इस टाइप के आप पत्र को तैयार कर सकते हो, ठीक है। चलिए और क्या है, और ये तो देखिए भाई ऐसा है ना, ये तो आता ही है। ये आप कर सकते हैं ध्वनि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस टाइप के जो पत्र है वो आप अपने भाषा में लिख सकते हो और 1-2 साल से लगातार आता है, तो इस टाइप का पत्र को लिख सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देते बेटा। हमको क्या क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन आंसर पे आइए। क्या है क्वेश्चन आंसर, 4 5। चलिए क्वेश्चन आंसर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो क्वेश्चन आंसर को समझाने की बात करो, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। अभी खाना खाया हो ना आप लोग, हो गया खाना, कमेंट करके बताइए। हाँ सर खा लिए। मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है, मैं देख भी नहीं सकता आपका कमेंट, ठीक है। तो लेकिन वीडियो आपको 12 बजे के पहले मिलने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको मैंने बताया डेडलाइन क्या है, तो डेडलाइन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो डेडलाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2025 में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट डिजिटल की दुनिया में आजकल कोई भी ऑफलाइन न्यूज नहीं पढ़ता, मैक्सिमम लोग डिजिटल की दुनिया में इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता के अंतर्गत जो जो कार्य किए जाते हैं वे सब इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। पहली बात तो एक समझा करो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। मैं इस वीडियो में मतलब मैं ये जो आदर्श का सेट ए और सेट बी लाकर कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूं आपके साथ बेटा, मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मैं अभी तक किसी भी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया। क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आंसर सहित एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन से मैंने दे दिया, आंसर सहित एक्सप्लेन कर रहा हूं, और काव्यांश और जो पदांश है आपका जो गद्यांश है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बाकी चीज तो मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया, जाकर उसको देख लीजिए। क्वेश्चन का आंसर को मैं आपको लिखने की तरीका भी बता रहा हूं और इंपॉर्टेंट भी है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के अंतर्गत जो बच्चे आदर्श पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो पत्रकारिता के अंतर्गत जो भी काम होता है वो इंटरनेट के माध्यम से होता है। इसी को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं, जिसको आप बोल सकते हो ऑनलाइन पत्रकारिता के नाम से जान सकते हो, या साइबर पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता के नाम से भी जान सकते हो। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। लाइव किसे कहते हैं, ओह शिट, ठीक है। लाइव
किसे कहते हैं? देखिए लाइव किसे कहते हैं? किसी समाचार या घटना का सीधे घटना स्थल से लाइव दिखाना। लाइव दिखाना, अभी मैं वीडियो क्या है आपको अपलोड करके दे रहा हूं, रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन डायरेक्ट मोबाइल चालू किया, लाइव का बटन दबाया और मैं पूरे जो लेक्चर्स पढ़ा रहा हूं वो आपका लाइव दिख रहा है, वो लाइव है। तो मतलब किसी भी समाचार या कोई भी आप न्यूज को देखते हो, घटना स्थल जहां पर घटना हुआ है वहां पर जाकर लाइव करना, वो आपका लाइव समाचार कहलाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंकर विजुअल किसे कहते हैं? एंकर विजुअल किसे कहते हैं? ये वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। तो भाई किसी घटना की उपलब्ध पर जब समाचार लिखा जाता है उसे एंकर पढ़ता है। ठीक है, जब समाचार लिखा जाता है उसको एंकर पढ़ता है। ठीक है, उसे एंकर विजुअल कहते हैं। एंकर विजुअल किसे कहते हैं? किसी भी घटना के उपलब्ध पर होने पर मतलब कोई भी घटना हुआ, उस घटना को समाचार पत्र पर लिखा जाता है, उसको कौन पढ़ता है? एक एंकर पढ़ता है। ठीक है, इस समाचार का आरंभ सूचना से होता है, बाद में समाचारों के साथ साथ दृश्य भी दिखाए जाते हैं। विजुअल देखिए, जब आप टीवी चालू करते होंगे, न्यूज देखते होंगे तो वो कुछ पढ़ता है, लैपटॉप पढ़ता है और लाइव दिखाया जाता है, मतलब पीछे पीछे विजुअल होते जाता है। तो ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एंकर विजुअल कहते हैं। तो ये भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको करना चाहिए। ठीक है, कविता लेखन के संबंध में दो मत कौन कौन से हैं? दो मत कौन कौन से हैं? देखते हैं। कविता के लेखन का एक कला है, विद्वानों की भी एक कला है, इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, एक कला है, विद्वानों के भी इस संबंध में दो मत है। अन्य कलाओं जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, गाना इत्यादि तरह कविता लेखन की कला को प्रशिक्षित द्वारा नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानवीय संवेदनाओं से है। ठीक है, दूसरा मत यह है कि अन्य कलाओं की भांति प्रशिक्षण के द्वारा कविता को सरल बनाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति एक कवि भले ही ना भले बन पाए, लेकिन अच्छा भावुक और शायद पाठक जरूर बन जाता है। कविता बारीकियों को समझ पाता है। सही बात है, कविता में समझ सकता हूं कि बहुत सारी बातों को आप चंद दो लाइन में कह सकते हो, चंद दो लाइन में कह सकते हो। ठीक है भाई, सही बात है, कविता ना पढ़नी चाहिए, कविताएं पढ़ने का ना शौक रहना चाहिए। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, कहानी लेखन का समाध क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, आदर्श पेपर के कुछ जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, आदर्श पेपर और मॉडल पेपर, उसके प्रश्न पढ़ लेना चाहिए बेटा आपको। मैं बार बार कह रहा हूं, आप नहीं पढ़े हो अभी तक, जाकर पढ़िए। टेलीग्राम ग्रुप में इसका आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो लेखन के बारे में क्या है, देखो भाई, कहानी लेखन में समाध का क्या महत्व है? ठीक है, समाध का क्या महत्व है? ठीक है, तो कहानी में स्थगित कथन, लंबे चौड़े भाषण या तर्क वितर्क पूर्ण समाधों के लिए कोई स्थान नहीं होता। सही बात है दोस्त। नाटकीयता लाने के लिए छोटे छोटे संवादों का प्रयोग किया जाता है। संवादों के आरंभ होने वाली कहानी प्रभावशाली होती है। जहां पर संवादों का आरंभ, जहां शुरुआत होती है, वो कहानी एकदम मजबूत होता है। कहानी को सुनने के बाद भी अपने को मजा आता है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के आप टॉपिक को कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। विज्ञापनों के लुभावनी दुनिया, इसके मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं क्वेश्चन, जो फीचर्स आप लिख सकते हो। एक बच्चे का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए, वो क्वेश्चंस मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ऑलरेडी जानते हो। देखिए बेटा, क्या है ना, हिंदी का पेपर है, और हिंदी का पेपर है पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी, वो भी अपना अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, मॉडल पेपर, आदर्श पेपर और पीवाईक्यू को मिलाकर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपका अपलोड किए हैं, तो वहां पर ही आपको आंसर दिख जाएगा। इसलिए तो आदर्श पढ़ा रहा हूं कि भाई क्वेश्चन आया कहां से। ये है क्वेश्चन, विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया विषय पर फीचर लिखिए। विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया पर आप फीचर्स लिखिए, इसको रीडिंग कर लीजिएगा। खंड ग में आते हैं भाई, खंड ग में आते हैं। ठीक है, ये वाला ए बी इंपॉर्टेंट है। बाल श्रमिक बर्बाद होता है बचपन, भाई इसको तो कर ही लेना। इस टाइप के जो आपके जो फीचर्स और जो आलेख आते हैं, ये आलेख है और ये फीचर है, अथवा में आता है कोई, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, आदर्श का आलेख और फीचर को नहीं छोड़ना है। चलिए, काव्यांश क्या है भाई, पढ़कर पूछेगा संबंधित प्रश्न। ठीक है, चल इसको पढ़ते हैं थोड़ा। सबसे तेज बौछारों गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों का पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहाँ पर आते बच्चे और स्किप करके चले जाएंगे, स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो आपका रिवीजन कैसे होगा भाई? काव्यांश को लिखते कैसे, कौन समझेगा, कौन समझाएगा आपको? ठीक है, तो घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, ये शुरू हो सके सीटियों और किलकारियों का, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कितना मस्त है भाई, जब मैं कविता पढ़ता हूँ ना, मजा आ जाता है। अपना ना स्कूल लाइफ याद आ जाता है।
टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो अपने स्कूल लाइफ याद आ जाता है। अपन हमारा एक टीचर थे, हिंदी पढ़ाते थे, वो एक नंबर भाई, एक नंबर, मजा आ जाता था यार। उनके जैसे जो आवाज और जो आजकल वैसे टीचर्स कहाँ मिलते दोस्त, है ना। पुराने जमाने के जो टीचर्स थे ना, बहुत डरते थे हम लोग। आजकल के बच्चों की नजर में बहुत कम ऐसे बच्चे बचे हैं। आज के कलयुग की दुनिया में जो विद्यार्थी है वो किसी भी शिक्षक का मैक्सिमम कुछ ही बच्चे बचे हैं जो शिक्षक का एक दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी कुछ भी। मैं पढ़ाता हूँ, रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, कुछ बच्चों का कमेंट जब पढ़ता हूँ तो अजीब अजीब चीजें लिखते हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट फील होता है कि गुरु का अब वो रेस्पेक्ट गया कहाँ। पहले जमाने में था दोस्त, हाँ हमारे समय में, ठीक है। तो हमारा काम है पढ़ाना बेटा, बच्चों के एग्जाम है, हमको तो मेहनत करना है, ठीक है। आप कमेंट उल्टा सीधा करो या अच्छा कमेंट करो, हमारा काम है पढ़ाना, बस आप फेल ना हो, ये हमारा मकसद है दोस्त। हर एक टीचर का मकसद होता है कि बच्चा फेल ना हो, बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। तो शरद ऋतु का प्रातः काल कैसा है? शरद ऋतु का प्रातः काल कैसा है? तो शरद ऋतु का प्रातः काल लाल लाल सुनहरे चमकीले सूर्योदय के साथ होता है और खरगोश की लाल आंखों के समान प्रतीक होता है। यहाँ पर देखिए खरगोश की आंखों का लाल जो सवेरा है वो आंखों के प्रतीक बताया गया है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, काव्यांश को इस प्रकार पढ़ना है, यहाँ पर दिया गया है काव्यांश, ये अच्छे से पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको पढ़ के एक बार बता देता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है ये अपन संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस टाइप के जब कभी कविता को पढ़े ना, मजा ही कुछ और है भाई, एक अलग सा ना फील आता है यार। तो कभी भी जब काव्यांश को आप पढ़ो तो उसको ना फील करके पढ़ो, उसको ना पेपर में लिखने के लिए मत पढ़ो। मैं बार बार कहता हूँ, आप निबंध पढ़ो, आप पत्र पढ़ो, आप आलेख पढ़ो, या आप फीचर पढ़ो, या आप कुछ भी पढ़ो, एक बार दिल में हाथ रख के ना भाई फील करके पढ़ो। मैं गारंटी देता हूँ जो वो शब्द निकलेगा, वो जो भाव निकलेगा, वो जो विचार निकलेगा, और जब पेन के द्वारा वो जो विचार किसी कॉपी में लिखाएगा ना भाई, मस्त रहेगा दोस्तों, मस्त। रट्टा नहीं मारना है दोस्तों, फील करना है, ठीक है। चलिए, तो काव्यांश के भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, इस टाइप का काव्यांश को पढ़ लेंगे। भाषा को सहूलियत, देखो भाई ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे तो उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर मत बोलना नहीं बताया, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न है, ललित निबंध सिर्फ के फूल किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आप देख लेंगे, ठीक है। ये अथवा जितने भी आदर्श उत्तर मॉडल पेपर आपके पास अवेलेबल है, या मॉडल पेपर आपके पास अवेलेबल है, उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि आदर्श पेपर का जो आपतित गद्यांश है और मॉडल पेपर का जो आपतित गद्यांश है, मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा, मेरा काम है पढ़ाना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, आज रात 12 बजे से पहले या 1 बजे से पहले मैं पूरा का पूरा 8 सेट आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा, ये मेरा वादा है। भले आपको कुछ नहीं करना है, बस रिविजन करना है। तो इस टाइप का एक बार आप रीडिंग कर लेंगे। यहाँ पर दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहावत ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, है ना। तो यह कहावत है भाई, जिसका अर्थ क्या है? अगर ढोल नजदीक में बजे तो उसकी आवाज कठोर और कानों को फाड़ने वाले होती है, परंतु यही आवाज दूर से सुनाई दे तो कर्ण प्रिय लगती है। मतलब दूर से अगर कोई म्यूजिक बजे तो कानों को कितना प्रिय लगता है, लेकिन वही अगर म्यूजिक ना बगल में बजा देना भाई, तो एकदम ना दिमाग खराब हो जाते हैं ना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सिल्वर वेडिंग, ये ना भाई लिख ले, इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको तो कर यार। सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन जीवनों को मूल्यों का विचार कीजिए, बहुत इसको ना रटी ले। इस सिल्वर वेडिंग के जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसको रट ले। इस सिल्वर वेडिंग के एक क्वेश्चन तो फंस गया दोस्त, एक तो फंस गया। सिल्वर वेडिंग के ना क्वेश्चंस पढ़ लो, मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम सेट में देख रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन में देख रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। और अथवा में एन की डायरी भाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से कर लेना इसको, ये सबसे को, ठीक है। ये एन की डायरी अच्छे से करना, INP है। लास्ट जो आदर्श उत्तर का आपने सेट ए देखा होगा, तभी आप सेट बी में आइए। सेट ए पढ़ने के बाद आपको सेट बी समझ आएगा। मैं अक्सर आदर्श उत्तर पेपर सेट ए सेट बी को समझाने का मतलब मेरा ये था कि जो आदर्श पेपर को जो समझा रहा हूं, उसमें जो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसके आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, और काव्यांश को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, किस तरीके से काव्यांश को अपन समझ सकते हैं और किस प्रकार का काव्यांश आता है। इसीलिए मैं पूरा का पूरा आदर्श उत्तर को एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 30 मिनट के अंदर कोशिश कर रहा हूं वीडियोस को बनाने के लिए, जिसमें आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए।
ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन सेट सी में मिलेंगे। अपन कब मिलेंगे? सेट सी में मिलेंगे, आदर्श सूत्र के सेट सी में मिलेंगे, उसके बाद सेट डी में मिलेंगे। तो चारों सेट आपको आदर्श सूत्र का मिल जाएगा। उसी प्रकार मॉडल पेपर का अपन क्या करेंगे, पूरा सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बने रहना है और आपको रिवीजन करना है। अगर आप पढ़ चुके हो तो एक बार हेडफोन लगाइए और ध्यान से सुन लीजिए मेरी बातों को। चलिए मिलते हैं अपन सेट सी।